दूसरा ये भी मुद्दा आता है कि क्या ये जो लोग लड़ रहे हैं ये क्या राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? मतलब क्या इनका इतना बड़ा कद है कि ये पूरे प्रदेश के स्वीकार्य जन मान्य नेता हैं? इसकी कमी जानबूझकर बनाई जा रही है। यहाँ जो भी मंत्री बन जाता है वो नहीं चाहता कि सांसद पावर। मैं मानता हूं कि अगर वो धोखे धड़ाके बिलासपुर जीत गए और उन्होंने वहां रिजाइन कर दिया तो भिलाई विधानसभा, शहरी विधानसभा कांग्रेस दोबारा नहीं जीत पाई। बात एक है कि अगर वो जीता हुआ विधायक है तो वो आके क्यों लड़ रहे हैं यहाँ? क्या इसी लोकसभा का विधायक है? नहीं, दूसरे लोकसभा। दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहे? दुर्ग लोकसभा से क्यों? ये कारण कोई समझ में नहीं आ रहा है। यही मैं परेशान हूं। मैं देखता हूं कि बिलासपुर को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रेलवे जोन के समय से, हाई कोर्ट के समय से, यूनिवर्सिटी के समय से, सारी चीज के समय से। और जब हर चीज संघर्ष से मिलती है तो जो संघर्ष करने के योग्य हो वैसा आदमी आए। पिछले 4 साल से संघर्ष चल रहा है, ये एक भी बार चेहरा दिखा। लोकसभा का चुनाव केवल एक समाज के भरोसे नहीं जीता जा सकता। जीतना एक सेपरेट मामला है। ये तो सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर ले रहे, तो ये सांसद बन जाएगा तो अरेस्ट नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ये तो सिटिंग सीएम को जब अरेस्ट कर ले रहे हैं तो सांसद बन जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देश में 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों के लिए 3 चरणों में प्रदेश की जनता अपने मतदान का उपयोग करेगी। प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बीच में ईडी आईडी की धमक बराबर बरकरार है। ईडी आईडी प्रदेश की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति पर कितना प्रभाव डालने में सक्षम होती है, इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। लगभग आपने तो देख लिया है कि आप सरकमस्टेंस आपको साफ साफ समझने में आ रहा है कि 11 सीटों के लिए प्रत्याशी भाजपा ने भी घोषित कर दिया है और कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया है। इस नए समीकरण में आपको क्या लगता है 11 सीटों पर किस प्रकार की स्थिति बनती नजर आ रही है ईडी और आईडी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ईडी और आईटी के परिप्रेक्ष्य में तो ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी अगर उसके पास संसाधन होंगे भी तो वो उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएगी। माने ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ेगी, वैध अवैध सारे संसाधनों के साथ, तो कांग्रेस के तो जो अवैध संसाधन है वो तो बंद हो ही गए। वैध संसाधन भी जो है वो अकाउंट सीज होने के कारण उनका उपयोग नहीं होने वाला। आपकी बातों से लग रहा है जैसे कांग्रेस, भाजपा ही जानबूझ के कांग्रेस को चुनाव के अतिरिक्त प्रेशर डाल रही है। आप मुझे एक बात बताइए, लेवल प्लेइंग फील्ड एक शब्द है। हाँ, बहुत उछल रहा है इस समय। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बराबर स्थिति में रहें। इंदिरा गांधी ने, जिसको बीजेपी पानी पी पी के बोलती है कि इन्होंने इमरजेंसी लगाई 19 महीने की जी, उस इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 77 को इमरजेंसी हटाकर जेल में बंद सारे नेताओं को छोड़ दिया था और कहा था कि अब जाके चुनाव लड़िए। और मार्च में चुनाव हुआ था और उसमें परिणाम जो भी आया। आज क्या हो रहा है कि आज तो चुनाव के दौरान छांट छांट के बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जो इंतजार कर सकते। इनकम टैक्स की जांच 2 महीने बाद भी हो सकती है। इस चुनाव के बाद चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि इसको रोक सकता है। चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। आर्टिकल 324 में जब वो प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकता है तो उसी अधिकार के तहत वो ईडी को भी नियंत्रण कर सकता है, आईटी को भी नियंत्रण कर सकता है। लेकिन देने के लिए, हाँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है क्योंकि खुद चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान है। जब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हेट स्पीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो चुनाव आयोग ने, सबने देखा, उस क्वेश्चन को डक कर दिया और कहा कि नहीं, अगला सवाल बताइए। तो ये तो आज की जो स्थिति है उसमें जो चुनाव हो रहा है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 11 सीटों पर जो घोषणा के बाद 11 सीटों पर क्या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या मुद्दे हो सकते हैं?
देखिए मुद्दा तो फिलहाल इस बार चुनाव कांग्रेस का, के लिए क्या होगा, भाजपा के लिए देखिए मुद्दा तो स्थानीय स्तर पे आप जो भी उठाए, केंद्रीय स्तर पर मुद्दा एक ही है कि 10 साल मोदी जी को मौका मिल चुका है, क्या इनको तीसरा बार मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप बिलासपुर के हैं, मैं बिलासपुर का हूँ। बिलासपुर के क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए बिलासपुर के अगर आप जाएं या कोरबा आप जाएं तो ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थानीय प्रत्याशियों के बजाय दूर से लाके प्रत्याशी उतारे गए हैं राजनीतिक दलों द्वारा। बिलासपुर में देवेंद्र यादव, कोरबा में सरोज पांडे। और यह भी एक मुद्दा है कि आखिर क्या इतने बड़े इस लोकसभा क्षेत्र में ऐसे बाहर से लाग 3 जिले आते हैं इस हाँ क्षेत्र में। हाँ, बाहर से लाके प्रत्याशी उतारना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये भी मुद्दा आता है कि क्या ये जो लोग लड़ रहे हैं ये क्या राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मतलब क्या इनका इतना बड़ा कद है कि ये पूरे प्रदेश के स्वीकार्य जन मान्य नेता हैं। बिलासपुर में एक समय दिलीप सिंह जुदेव चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शायद लोग जानते पहले उनका भी है, ऑरा बड़ा था। वो तो मध्य प्रदेश के नेता थे पूरे। 320 विधानसभा सीटों में दिलीप सिंह जुदेव कहीं भी जाएं उनके लिए लोग पहचानते थे और जानते थे। तो क्या दिलीप सिंह जुदेव विद्याचरण शुक्ला के बराबर हैं वे देवेंद्र यादव और सरोज पांडे? टोकूंगा इसमें आपको, तोखन साहू भी तो दूसरे जिले का है। देखिए तोकन साहू कम से कम बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी है। ये बात सही है कि लगातार बिलासपुर लोकसभा में 30 साल से मुंगेली का प्रत्याशी दिया जा रहा है और वो अपने एक सीमित दायरे में काम करता है। बिलासपुर जैसे बड़े छत्तीसगढ़ के दूसरे प्रमुख शहर को जिस तरीके के प्रखर नेतृत्व की जरूरत है वो नेतृत्व नहीं मिल पा। माना जाए बिलासपुर में इसकी कमी है। बिलासपुर में इसकी कमी जानबूझकर बनाई जा रही है। यहां जो भी मंत्री बन जाता है वो नहीं चाहता कि सांसद पावरफुल हो, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का चयन होता है। आज के 2 पूर्व मंत्री हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उपलब्ध थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उनको भी वो लोकसभा चुनाव लड़ा सकते थे। वो तो बड़ा औरा था, बड़ा कद था, पावरफुल सांसद होते, लेकिन खोज के किसको लाया गया? एक व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव एक बार जीते और एक बार हारे। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की बात बढ़ाऊंगा। राजनांदगांव से प्रत्याशी कांग्रेस के भूपेश बघेल, आप देख सकते हैं शिव डहरिया कहाँ के हैं, जांजगीर चांपा। ताम्रध्वज साहू भी उतर गए हैं। देवेंद्र यादव को यहाँ भेज दिया गया है। देवेंद्र यादव को हटाइए, इतने बड़े बड़े जब चेहरे खड़े होते हैं तो ऐसी सूरत में क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए कोई बिल्कुल विशेष उद्देश्य है क्या इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या रणनीति है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो कह सकते हैं कि वह मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश का नेता हो। ताम्रध्वज साहू का एक अपना वो है, पहले सांसद रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री रह लिए, उनका पिछड़ा वर्ग आयोग के स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। ये जो है डहरिया, शिव डहरिया का जो गांव है वो तकनीकी रूप से जांजगीर लोकसभा में आता है, पलारी का हिस्सा। लेकिन वो हर बार सीट बदले हैं। हाँ, लेकिन वो जांजगीर में लोकसभा में 6 सीटें नदी के इधर है और केवल 2 विधानसभा नदी के नीचे है। ठीक, तो इस बार नदी के नीचे का प्रत्याशी कांग्रेस लड़ा रही है, तो ये उनकी क्या रणनीति है वो बेहतर बताएंगे। जहां तक ये बाकी लोगों की बात है तो बाकी का तो कोई कारण ही समझ में नहीं आता। अब दूसरी बात कर लें जिसमें फिर बिलासपुर आ जाते हैं। भिलाई के पूर्व मेयर, भिलाई के विधायक को बिलासपुर लाने की वजह क्या हो सकती है? नहीं, मैं यही मेरा शुरुआत को पूरा बिलासपुर लाने की वजह क्या हो सकती है? इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध की वजह क्या हो सकती है? विरोध सामान्य नहीं, पार्टी के अंदरूनी कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्या हाईकमान का कोई नियंत्रण नहीं, या देवेंद्र यादव इतना खराब है कि उसको आप कांग्रेस वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है, देवेंद्र यादव 17 विधानसभा जो है शहरी, उसमें अकेली 1 विधानसभा जीत कर आए हुए कांग्रेस के विधायक हैं। मैं मानता हूं कि अगर वो धोखे धड़ाके बिलासपुर जीत गए और उन्होंने वहां रिजाइन कर दिया तो भिलाई विधानसभा, शहरी विधानसभा कांग्रेस दोबारा नहीं जीत पाएगी। तो पहली तो रणनीतिक गलती वही है कि उनके पास एकमात्र शहरी जनप्रतिनिधि है
जो जीत कर आया, जो जीत कर आया हुआ है उसको वो अपने विधानसभा में परफॉर्म कराते हैं। पहली गलती तो वही है। दूसरा बात एक है कि अगर वो जीता हुआ विधायक है तो वो आके क्यों लड़ रहा है यहाँ? क्या इसी लोकसभा का विधायक है? नहीं, दूसरे लोकसभा। दुर्ग से क्यों नहीं लड़ रहा है? दुर्ग लोकसभा से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहा है? ताम्रध्वज को यहाँ भेज दिए हाँ, होते। तो नहीं, मैं कहता हूं पहला सवाल कि राजेंद्र साहू कौन है, उसके जगह देवेंद्र यादव क्यों नहीं लड़ता दुर्ग से? तो ये जिस तरीके से यहां पे भेजा गया है, ये ना मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि रायपुर दुर्ग भिलाई ये जो बेल्ट है, यहाँ के राजनेता हमेशा से बिलासपुर को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं और नहीं चाहते कि यहाँ सर नेतृत्व पैदा हो। आपका सुप्रीम कोर्ट के वकील एक अच्छे एक्टिविस्ट के साथ साथ अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 4 साल से आंदोलन आप छेड़ रखे हैं बिलासा देवी कैंटीन एयरपोर्ट के विकास को लेकर। आपको क्यों लगता है, क्या कारण हो गए? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपको क्या नजर आता है देवेंद्र यादव के यहाँ आने का कारण? नहीं, मुझे कारण कोई समझ में नहीं आ रहा है, यही मैं परेशान हूं। मैं देखता हूं कि बिलासपुर को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रेलवे जोन के समय से, हाई कोर्ट के समय से, यूनिवर्सिटी के समय से, सारी चीज के समय से। और जब हर चीज संघर्ष से मिलती है तो जो संघर्ष करने के योग्य हो वैसा आदमी आए। पिछले 4 साल से संघर्ष चल रहा है, ये एक भी बार चेहरा दिखाया नहीं। आज अचानक आके चिट्ठी दे बोलते कि मैं यहां आके लड़ूंगा, तो क्यों लड़ना चाहते हैं भाई? शायद यहाँ यादव समाज ना हो छत्तीसगढ़, बिलासपुर में यादव समाज है, कितना समाज है वो वहां पे कितना है, दुर्ग में कितना है, वो अपनी जगह है। लोकसभा का चुनाव केवल एक समाज के भरोसे नहीं जीता जा सकता। ये कोई विधानसभा सीट नहीं है कि एक समाज के भरोसे आप कोई चुनाव को जीत जाए। जब तक लोकसभा चुनाव में आपकी सर्वोच्च स्वीकार्यता नहीं होगी तब तक आप लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ईडी से कहीं भागने के फिराक में कोई रणनीति तो नहीं रही होगी? देखिए, ईडी का तो ये है कि उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई है और ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया है, तो वो तो यहां भी चुनाव लड़ने के दौरान भी गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी के ऊपर है ये। ईडी ने अपना स्टेटमेंट हाई कोर्ट में ये दिया है कि इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इनको अग्रिम जमानत ना दी जाए। इसका मतलब साफ है कि जिस दिन हमको लगेगा कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, हम करेंगे। दोनों प्रत्याशियों को केंद्र में रखते हुए आप ये बताएंगे कि बिलासपुर का इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, बिलासपुर का मुद्दा तो सीधा सीधा ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है, दोनों में से या और भी कोई व्यक्ति है जो बिलासपुर की जो आकांक्षाएं हैं, जो बिलासपुर के हक हैं, उनके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठा सके। आप देखिए इसमें से पूछ के। अब मैं तो ये पूछता हूं कि देवेंद्र यादव 5 साल विधायक रहे, 5 साल तोखन साहू विधायक रहे, ये अपने विधानसभा विधायकी कार्यकाल में इन्होंने कितने सवाल उठाए? चलो इसी को निकाल लो आप। ये भिलाई नगर के लिए और लोरमी के लिए इन्होंने कितना योगदान दिया? कितना जरूरी है भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को इस चुनाव में जीतना? क्या ईडी राहत पर पहुंचा सकती है इस जीत के बाद? देखिए, जीतना एक सेपरेट मामला है। ये तो सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर ले रहे, तो ये सांसद बन जाएगा तो अरेस्ट नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ये तो सिटिंग सीएम को जब अरेस्ट कर ले रहे हैं तो सांसद बन जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये है कि एक राजनीतिक अपनी पार्टी के अंदर जो विरोध होता है कि ये मामले में फंस गए हैं, ये फंस गए हैं, उसको कॉर्नर करने के लिए अपनी पार्टी में कहने के लिए होगा कि देखिए हम लोग अभी जीत के आए। अंतिम सवाल, बिलासपुर के मोगेली नाका चौक से एक युवक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा कर डाला, सुदीप श्रीवास्तव। हाँ, क्या उसे नहीं लगता कि जब इतना बाहरी लोगों को लेकर, बाहरी लोग नहीं अपने हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी को लेकर जब इतना नाखुशी है, सुदीप श्रीवास्तव क्या सोचते हैं? क्या कोई प्रत्याशी उतरना चाहिए बिलासपुर की तरफ से? देखिए, मैं तो हमेशा कहता आपका बहुत बड़ा मंच है। देखिए, हम तो ये हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि लोकसभा चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि कोई एक आदमी तय कर ले और अपना लड़े पहुंच जाए। अगर लोगों को लगता है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, अगर लोगों को लगता है कि इस अन्याय को विरोध करने का एक सबसे प्रमाणिक तरीका यही है कि कोई तीसरी ताकत के रूप में चुनाव लड़े,
तो उसको लड़ना चाहिए। आप क्यों नहीं प्रयास करते? मैं किसके बस पे प्रयास करूंगा? अगर लोग कहेंगे तो आप प्रयास करोगे, अगर लोग ही साथ नहीं होंगे तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोगों में शुमार है। बिलासपुर के कोई भी अगर बड़ा आंदोलन हो उसमें सुदीप श्रीवास्तव की भूमिका ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आने वाला चुनाव में इस बात को ध्यान रखें, सुदीप श्रीवास्तव की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि वह जहां एक तरफ तोखन साहू यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, तो भिलाई से आए हुए एक विधायक यानी देवेंद्र यादव से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उम्मीद तो रखते ही नहीं। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ऊँट किस करवट बदलता है, बिलासपुर का परिणाम क्या होता है, वो तो समय ही बताएगा। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सुदीप जी आपका।